अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, लाहौर के साबिक CCPO उमर शेख अगरचे 4 महीने ही लाहौर के CCPO रहे, लेकिन वो खबरों में इन रहते हैं और ख़बरों में इन रहते हुए मुख्तलिफ हवालों से उनके अपडेट्स आते रहते हैं। अब एक बड़ी दिलचस्प बात हुई है, वो ये कि उमर शेख साहब जो कि इमरान खान साहब के बहुत तारीफ किए गए ऑफिसर थे, उनकी तारीफ की गई थी, जो ये कहते थे, हमने जब इंटरव्यू किया कि उस्मान बुज़दार साहब के साथ भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अब उनको जबरी रिटायर किया जा रहा है, यानी कि उनकी मुद्दत मुलाजमत जो गालिबन 1 बरस बाकी है, उससे पहले एक इजलास बुलाकर उनको मुलाजमत से फारिग किया जा रहा है। ये उमर शेख साहब वही हैं इमरान खान साहब ने जिनकी बाकायदा तारीफ की थी और कहा था कि वो लाहौर में पुलिस को बेहतर करेंगे, और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि उन्होंने पुलिस को बेहतर करने के हवाले से, पुलिस का इमेज बेहतर करने के हवाले से बड़े इकदाम भी किए। थोड़े अरसे रहे लेकिन ज्यादा इकदाम किए। अब जबरी रिटायरमेंट, ये एक बड़ा सवाल है कि उनको जबरी रिटायरमेंट क्यों दी जा रही है, ऐसी क्या वजूहात पैदा हो गई हैं। और उससे बढ़कर एक अहम ऐलान जो उन्होंने सोशल मीडिया पर किया है वो ये है कि अगर उनको जबरी रिटायर किया गया तो वो केजरीवाल बन जाएंगे, आम आदमी पार्टी की तरह पाकिस्तान में एक पार्टी बनाएंगे जिसका मरकज जो लाहौर पे बेस करेगी, और पार्टी का नाम होगा यंग पैट्रियट्स पार्टी, यानी मुहिब्बे वतन नौजवानों की पार्टी। वो कहते हैं कि सिस्टम को अंदर रहकर उन्हें ठीक नहीं करने दिया गया, अब वो बाहर से इसको ठीक करेंगे, इसमें इस्लाहात लेकर आएंगे, वो ब्यूरोक्रेसी को भी ठीक करेंगे, पुलिस को भी ठीक करेंगे। इस इशू पर बात करने के लिए कि ये सूरत हाल क्या बनी हुई है, जबरी रिटायर क्यों किया जा रहा है और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी बनाने का ऐलान है क्या, उमर शेख साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर है। उमर शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं सर आप? उमर साहब, ये क्या सूरत हाल बनी, ये जबरी रिटायरमेंट का जो सामने आया, पहले तो उसके बारे में बताएं कि आप तो हुकूमत की गुड बुक्स में थे, इमरान खान साहब आपकी तारीफ करते थे, अब ये जबरी रिटायर करने की कहानी, इस पर इजलास भी मुनक्कद हो चुके और लगता है कि जल्दी ये फैसला हो भी जाएगा, ये क्या, इसकी आप इसको किस तरह देखते हैं, ये क्या हो रहा है? सर, सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब, जैसा कि आपको पता है कि चेंज का वादा करके आए थे और उन्होंने चेंज के लिए मुख्तस की थी टीमें, इसी के हवाले से सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की जिम्मेदारी डॉक्टर इशरत हुसैन साहब और दीगर मेंबर्स पे डाली गई थी। अब बुनियादी तौर पर इशरत हुसैन साहब एक बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट हैं और माशाल्लाह 85 साल की उम्र में UNO में अभी तक तनख्वाह ले रहे हैं, लिहाजा वो इस सन ऑफ द साइल है नहीं। असल में सिविल सर्विस रिफॉर्म्स वो ला सकता है जिसका जाती तजर्बा हो। उन्होंने उस वक्त की सिविल सर्विस की हुई है जब सिविल सर्विस इस मुल्क की बादशाह थी, अकाउंटेबल नहीं थी। तो जब वो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स लाने में 2.5 साल के बाद भी नाकाम हैं, तो उन्होंने फैसला किया है कि हम अपनी परफॉर्मेंस इमरान खान साहब को कैसे दिखाएं। तो इसके लिए उन्होंने फैसला ये किया है कि हम 10, 15, 20 बंदों को जबरी रिटायर करके और उनको पहनाएं हार कि इमरान खान साहब देखो तब्दीली आ गई है। जिस तरह याया खान ने निकाले थे, जिस तरह भुट्टो ने निकाले थे, तो अब आपका नाम भी उनकी सफ में शामिल हो गया कि आपने भी 15-20 बंदे निकाल दिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक डायरेक्टरी रिटायरमेंट जो है रूल्स वो बनाए हैं। उन रूल्स के अंदर जो मैं आपको बताऊं कि कौन बंदे क्वालिफाई करते हैं, सबसे पहले वो बंदे जिन्होंने नैब में प्ली बार्गेन कर ली हुई है, यानी उन्होंने अपनी गलती मान ली, पैसा लेना भी तस्लीम कर लिया और पैसे वापस किए। नंबर 2 पे वो बंदे थे जिनकी नैब, FIA और एंटी करप्शन में इंक्वायरीज साबित हो चुकी हैं। नंबर 3 पे वो बंदे थे कि जिनकी डबल सुपरसेशन हुई है, जैसे मैं हूं। और चौथे नंबर पे वो ऑफिसर थे जिनकी 3 ACRs एवरेज रही हैं अपने पूरे करियर में। अब सूरत हाल ये है कि इन्होंने पहली कैटेगरी प्ली बार करने वालों को भी छोड़ दिया है, दूसरी कैटेगरी जिनके खिलाफ इंक्वायरी स्टेब्लिश हो चुकी हैं उनको भी छोड़ दिया है, और मेरे जैसे जो जिनकी पीछे कोई बैकिंग नहीं है वो उन जैसे लोगों को, लावारिस लोगों को, ऑफिसर्स को इन्होंने पकड़ लिया है। उसके लिए इन्होंने प्लान क्या किया है कि एक हमें तो डबल सुपरसेड कर दिया है 1 ही साल में, जो कि वैसे ही इलीगल है, क्योंकि जब फर्स्ट सुपरसेशन हो जाती है किसी भी ऑफिसर की
तो फिर उसको टाइम दिया जाता है 1 साल का, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करे और उस बेहतर परफॉर्मेंस पे उसको नई ACR मिले, उसका सुपरवाइजरी ऑफिसर कमेंट दे और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट कमेंट उसको सेकंड बोर्ड में, प्रमोशन बोर्ड में। यानी आप उस सुपरसेशन को तस्लीम ही नहीं करते जो आप पर डबल की गई है? नहीं, गलत है ना, एक हो ही नहीं सकती। तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में भी तो गए थे ना? हाई कोर्ट भी गया हूं। मेरा केस इस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, एक लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है। अच्छा। 2 केसेस है, एक फर्स्ट सुपरसेशन के अगेंस्ट और एक सेकंड सुपरसेशन के अगेंस्ट। और मैं आपको ये बताऊं कि वो तो मैं कोर्ट में जीतूं या हारूं वो अलग है, लेकिन जब तक सुपरसेशन फाइनलिटी इख्तियार ना कर ले 2 अपील्स के बाद, उस वक्त तक उनको डायरेक्टली रिटायरमेंट बोर्ड में कर। लेकिन क्या मसला फिर क्या बन गया आपके साथ? एजाज मुनीर साहब की बात कर लें, सेक्रेटरी स्टेप की बात कर, ये क्या मसला क्या है इनका? दस्तगीर साहब, चेयरमैन डॉक्टर कैप्टन जाहिद सईद साहब और एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी एजाज मुनीर, ये असल में पुरानी गवर्नमेंट के ब्लू वाइट ऑफिसर्स थे और रज कर करप्शन की है इन दोनों ने। अच्छा। और दोनों के खिलाफ इंक्वायरियां स्टेब्लिश हो चुकी हैं, लेकिन ये तवज्जो हटाना चाहते हैं। ये चाहते हैं ये फाल्टी डिसीजन करें हम जैसे लोगों का, ताकि हम एक तो भुगतें, काम करें और उसके बाद अगर हम फर्ज करो गवर्नमेंट हमें रीइंस्टेट कर भी देती है तो उस वक्त तक ये स्मोक स्क्रीन के तौर पर रहे और इमरान खान इनकी तरफ ना देखे, जिनके ऊपर नैब इंक्वायरी एस्टेब्लिश हो चुकी है, जो नैब प्ली बार्गेन कर चुके हैं, यानी कैप्टन जाहिद सईद, डॉक्टर एजाज मुनीर, कैप्टन अकबर दुरानी, अहद चीमा, इस तरह के सारे लोग हैं। आपने किसी से सुना है अहद चीमा का नाम कि वो उसको भी कंसीडर किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा। तो आप अंदाजा करें कि ये किस कदर ज्यादती कर रहे हैं और सिर्फ एज ए स्मोक स्क्रीन, ताकि ये परफॉर्मेंस भी दिखा सके और ताकि इनके नाम भी आगे ना आए। लेकिन आपकी तो इमरान खान साहब खुद तारीफ करते थे, उस्मान बुजदार साहब आपकी तारीफ करते थे, आप उनकी सिलेक्शन थे लाहौर में। उनकी बड़ी मेहरबानी है सर PM साहब की और CM साहब की कि वो मेरी तारीफ करते थे और मैंने आके साबित कर दिया। मैंने उनसे वादा किया था कि 4 महीने में मेरी पोस्टिंग रही। मैंने कहा था 3 महीने में लाहौर पुलिस बोलेगी मैं ठीक हो गई हूँ और लाहौर बोलेगा कि हमें रिलीफ मिला है। ये दोनों काम हो चुके हैं। मेरा जितना टारगेट था पहले 3 महीने का मैंने अचीव करके दे दिया है। आज लाहौर के लोग मुझसे प्यार करते हैं, लाहौर के यूट्यूबर्स, कॉलमिस्ट मेरे हक में लिखते हैं कि शेख उमर को वापस लाओ। ये मेरी परफॉर्मेंस का बेहतरीन एविडेंस है। अच्छा, एक बड़ा ऐलान आपने कर दिया कि अब आप एक कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं। ये क्या ऐलान है? ये ऐलान ये है कि मुझे लगता है कि ये अगर मुझे इलीगली सुपरसीड कर सकते हैं 1 साल में 2 दफा, तो ये इलीगली मुझे जबरी रिटायर भी कर देंगे। लेकिन मेरा पैशन, मेरा काम, जो मेरी नीयत है वो साफ है। मैं सिस्टम को बेहतर करना चाहता था, मुझे इन्होंने अंदर बैठ के नहीं करने दिया, तो मैं एक कोशिश जरूर करूंगा कि मैं अब बाहर बैठ के इसको ठीक करूं। तो इसके लिए मैंने ये ऐलान किया है कि अगर मुझे जबरी रिटायर कर दिया गया तो मैं यंग पैट्रियट्स पार्टी का ऐलान करता हूं और पाकिस्तान के तमाम नौजवानों से अपील करता हूं इसको ज्वाइन करें। इनिशियली मैंने ये सिर्फ लाहौर बेस्ड की है, केजरीवाल की तरह। केजरीवाल भी एक सिविल सर्वेंट था, उसको भी सिस्टम ने काम नहीं करने दिया था, उसने रिजाइन किया, पार्टी बनाई और आज वो चीफ मिनिस्टर दिल्ली है। मेरा चीफ मिनिस्टर बनने का कोई ख्वाब नहीं है। मैं ये इस पार्टी को एज ए वॉलंटियर सोशल सर्विस ग्रुप और NGO के तौर पे चलाना चाहता हूं, ताकि वो चीजें, वो ख्वाब, वो प्लान जो मैंने CCPO की हैसियत से नहीं पूरे कर सका, मैं यहाँ बैठ के पूरा करूं और एक पूरा एडवाइजरी ग्रुप बनाऊं फॉर द रिफॉर्म्स ऑफ पुलिस ब्यूरोक्रेसी। उस ब्यूरोक्रेसी को जो हर प्रोजेक्ट में, हर टेंडर में करप्शन करती है, कमीशन लेती है, अरबों अगर पॉलिटिशियन लेके जाते हैं तो करोड़ों ब्यूरोक्रेसी लेके जाती है, लेकिन इनमें से चंद एक पकड़ी जाती है, जैसे फवाद हसन फवाद है और अहद चीमा है, जबकि हर बंदा ये काम कर रहा है, हर ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरी ये काम कर रहा है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला पूरा एक ग्रुप बनाऊंगा, जिसके लिए मैंने कल से काम शुरू किया है और ये उसको बकायदा एक्टिव करूंगा अगर इन्होंने मुझे जबरी रिटायर कर दिया तो। शेख साहब, आप लगता है कि खुद अपनी कम्युनिटी के अंदर परसोना नॉन ग्राटा बन गए हैं, यानी कि काबिल कबूल शख्स नहीं रहे। आपकी पूरी कम्युनिटी, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, आपकी कम्युनिटी आपके खिलाफ हो गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखे ना, शोएब दस्तगीर साहब मेरे IG थे, मेरे सीनियर थे, मेरे लगने से पहले ही वो मेरे मुखालफ हो गया। क्यों?
कि जो पिछला सीसीपीओ था वो और ये दोनों खुद आईजी शोएब दस्तगीर अर-रहमान गार्डन जो हाउसिंग स्कीम लाहौर की है उसमें पार्टनर थे, और इतनी इनकी जितनी ब्लैक मनी है उसमें पोर इन हो रही है, और इसलिए शोएब दस्तगीर नहीं चाहते थे कि सीसीपीओ जुल्फकार हमीद चला जाए, चूंकि वो इनका पार्टनर था। तो इन्होंने मेरे आने से पहले मेरी मुखालफत शुरू कर दी। जब मैं आया फिर इन्होंने मेरी मुखालफत की टू दैट एक्सटेंट कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि या शेख उमर रहेगा या मैं रहूंगा, और इसके नतीजे में जाहिर है परफॉर्मेंस पे फैसला होना था, फैसला इनके खिलाफ हुआ। अब वो 8 कनाल के फार्म हाउस में बेदिया रोड पे रिहायश पजीर है जो उन्होंने अपनी तनख्वाह से बनाया है। चलें, ये तो एक संगीन इल्जाम हो गया जो आपकी तरफ से आ गया, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। मुझे ये भी बताइएगा कि शेख साहब, लाहौर जो है इस वक्त 2 वोट बैंक है यहाँ पे। सबसे बड़ा वोट बैंक यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का है, दूसरा वोट बैंक यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। हमें यहाँ पर इवन इसके हटकर जमात इस्लामी नजर नहीं आती, पीपल्स पार्टी नजर नहीं आती। तो आप कैसे लाहौरियों की तवज्जो हासिल कर सकेंगे, लाहौरियों से वोट ले सकेंगे आप, यानी कि क्या तरीकाकार क्या होगा? ये बेशक ये एक पॉलिटिकल पार्टी मैं बना रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है इंतखाबात में हिस्सा लेने का। अच्छा, इसलिए कि मेरा है एज ए सोशल सर्विस एक्सपर्ट ग्रुप के तौर पे काम करने का, और अच्छा। इसके लिए मैंने बड़े सीनियर जो हमारे चंद एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको अपने साथ शामिल किया है, कुछ जर्नलिस्टों को शामिल किया है, कुछ लॉयर्स को शामिल किया है, चूंकि ये क्रिमिनल जस्टिस का मामला है, पुलिस रिफॉर्म्स। तो हम मिलके एक पेपर बनाएंगे और इनको प्रेजेंटेशंस देंगे ऑन वन साइड। ऑन अदर साइड मैं ये साबित करूंगा काम करके कि मुझे काम नहीं करने के दिए। उसके लिए ईद के फौरन बाद मैं नारकोटिक्स के हवाले से कैंपेन चला रहा हूँ। YPP चला रही है, यंगस्टर्स पैट्रियट्स पार्टी पे। हम जितने ये तकरीबन इस वक्त 120 मंशियात के अड्डे हैं लाहौर में, जिसका लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एक्साइज डिपार्टमेंट और एंटी नारकोटिक्स फोर्स सबको पता है, लेकिन सब आपस में क्राइमेंस के साथ ये काम हो रहा है। और उसका इजहार कैसे हो रहा है कि आप लाहौर की नहर पे चले जाएं, हर आधे किलोमीटर के बाद आपको 15-20 नशेई नजर आएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने ये काम किया है जो मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में बताया भी था कि मेरी सेक्रेटरी हेल्थ और इनके जो साइकोलॉजिस्ट है उनके साथ बात हुई है। मैं इन बच्चों को यहाँ से YPP उठाएगी और इज्जत के साथ एडमिट कराएगी उन इदारों। बिल्कुल सही, ये एक अच्छा एजेंडा है, अच्छा एजेंडा है, सर्व करने का एजेंडा है। लेकिन जितनी देर आप सर्विस में हैं आप सियासत नहीं कर सकते, सियासी ऐलानात नहीं कर सकते, इस पर भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल करें जी, मेरे खिलाफ अगर ना कुछ करते हुए कार्रवाई है तो मैं कुछ करके तो मर रहा ना। अच्छा, क्या फर्क पड़ता है? इन्होंने कहा सुपरसीड कर दो, नालायक है। मैंने कहा मेरी सिलेक्शन हो गई CCPO की, मैंने साबित कर दिया मेरी परफॉर्मेंस ने कि मैं चंद एक अच्छे अफसरों में से था, लेकिन इन्होंने फर्स्ट सुपर सेशन कर दी। अच्छा, मुझे बताइएगा लाहौर का, जैसे मैंने वोट बैंक की बात की कि 2 पार्टियों में तकसीम है, तो आपका ये जो मुहिब वतन नौजवानों की पार्टी होगी, यंग पैट्रियट्स पार्टी, ये मुस्लिम लीग नून के ज्यादा करीब होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज्यादा करीब होगी? ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादा करीब होगी, क्योंकि बेसिकली मैं भी दीवाना था इमरान खान का और इमरान खान के एजेंडे का। और जो बच्चे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जिनमें से 4000 बच्चों ने पिछले 12 घंटे में मुझे वॉलंटियर किया है। अच्छा, जबरदस्त कॉन्टेक्ट किया है। तो ये तकरीबन वो बच्चे हैं जो मायूस हो चुके हैं कि इमरान खान साहब फंस गए हैं, वो चेंज नहीं ला सकते। अगर वो अपने लगाए हुए एक CCPO को कब्जा माफिया से नहीं बचा सके तो उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स क्या करनी है? कुछ नहीं करनी, उनसे हो नहीं सकेंगी। लिहाजा हम उनका नामुकम्मल शुदा एजेंडा लेकर ये पार्टी चल रही है और अपना काम करती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उमर शेख साहब, आपने हमें वक्त दिया और अपनी पूरी तफसील जो है उससे आगाह किया। नाज़रीन, प्रोग्राम का अभी हम जारी रखेंगे, लेकिन मैं ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक चीज़ बतौर सहाफ़ी अनाउंस करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बात शोएब दस्तगीर साहब के हवाले से और जुल्फ़कार हमीद साहब के बारे से जो इल्ज़ाम लगाया गया, हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है, चूँकि ये एक वीडियो कॉल पे फौरी एक बेपर था
तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम उनसे खुद भी राब्ता करेंगे, वो भी राब्ता करना चाहें और अपने इल्जामात, अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात का जवाब देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म सहाफ़ती तकाज़ों के मुताबिक उनके लिए हाजिर होगा। बाकी CCPO साहब, साबिक CCPO साहब जो है इस वक्त एक बड़ी मुहिम चलाने जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या बनता है, कितना लाहौर उनका साथ देता है। लेकिन कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर 4000 नौजवानों ने उनसे वॉलंटियर किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब और इमरान खान साहब के एजेंडे के करीब उनकी पार्टी होगी, वो काम करेगी, क्योंकि इमरान खान साहब नहीं कर पाए, लिहाजा अब उमर शेख साहब लाहौर में ये काम करेंगे। तो नाज़रीन बड़ी बात है, हम क्या कहते हैं, यही कह सकते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह ताला आपकी मदद करे, जो अच्छा काम करना चाहता है आगे बढ़े और काम करे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में बड़ी अहम बात है, बहुत ही अहम बात है उन लोगों के लिए जो इस वक्त कोरोना का सामना कर रहे हैं, जिनके अजीज कर रहे हैं, बड़ी अलार्मिंग सी बात है। इस ब्रेक के बाद करूंगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन अब हम बात करेंगे कोरोना के मरीजों के हवाले से, और कोरोना के मरीजों के हवाले से जो बुरी खबरें हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रही। एक तरफ हम वैक्सीन के हवाले से परेशान हैं कि वैक्सीन लगने की रफ्तार इतनी सुस्त है कि अगले आपको 36 बरस तक पाकिस्तान की पूरी आबादी को अगर आप वैक्सीन लगाना चाहते हैं और इसी रफ्तार से लगाते रहेंगे तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, एक बड़ा इंतजार, क्योंकि एक महीने में सिर्फ 5 लाख लोगों को लग रही है। जब वैक्सीन नहीं लगेगी तो इसका मतलब ये होगा कि मर्ज फैल रहा है और इसका इलाज करवाने के लिए आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, और वहां पर जब आप जाएंगे तो एक नई सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है कि सरकार ने जो पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन थे जो कि फेफड़ों को पर असरअंदाज जब कोरोना होता था और उसको बिल्कुल एक जादुई तरीके से उस पर असरअंदाज होते थे, ठीक करते थे, उनकी खरीदारी बंद कर दी। अभी मैं इस चीज को डिस्कस कर रहा था और ये कह रहा था कि आम बंदे को 30 से 40 हजार रुपए खर्च जो है खुद करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार वो इंजेक्शन नहीं खरीद रही। तो फिर अगली मेरे पास ये खबर आ गई कि अब एक और इंजेक्शन जो कि कोरोना में आपको ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं उनको रोकने के लिए क्लेक्सिन नाम का एक इंजेक्शन है, वो भी मिलना बंद हो गया है। अभी ये बातें हो रही थी तो पता चला एक्टर्मा भी जो है वो भी ब्लैक हो रहा है। ये सूरत बनी क्या हुई है? हम वेंटिलेटर्स की बात करें, हम बेड्स की बात करें, हम ऑक्सीजन की बात करें, हम डॉक्टरों की बात करें, किस किस शोबे की बात करें कि जहां पर लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ये सूरत इस वक्त है क्या? ये इंजेक्शन शॉर्ट किस तरह हो रहे हैं, किधर गायब हो गए हैं, क्यों हुकूमती कंट्रोल हमें क्यों नजर नहीं आ रहा? इसके ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। मैं बहुत ही मशकूर हूं, यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर फरजीन मलिक मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप फिजिशियन है, डाइटिशियन भी हैं और खासतौर पर इस सूरत हाल में खास नजर रखे हुए हैं इस जो मुश्किलात बनती चली जा रही हैं। दूसरे लाहौर की एक मारूफ शख्सियत, बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, डॉक्टर नासिर बशीर भी मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियोज में मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब को खासतौर पर मैंने इसलिए जहमत दी कि ये खुद इंजेक्शन ढूंढने के लिए फिरते रहे, मारे कहते हैं मैं फिरता रहा, एक हॉस्पिटल से दूसरे से तीसरे के बाहर जितनी बड़ी फार्मेसीज हैं वहां को विजिट करता रहा। लेकिन जो कुछ इन्होंने फेस किया मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब हमसे शेयर करें। और एक मरतबा फिर लाहौर हेल्थ रिपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और लाहौर रंग के डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीद भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, एक माहिराना राय के लिए, मार्केट की जो सूरत हाल है उसको जानने के लिए। मैं फसील आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ। इस वक्त पहले हमारे पास एक आया कि रेमडेसिविर एक इंजेक्शन है, सरकार ने खरीदना बंद कर दिया, अब आम आदमी को लेना है और वो कोई 30-40 हजार रुपए में आएगा। अब अगली खबरें ये आ रही है कि बाकी अद्वियात जो इंजेक्शन बड़े जरूरी हैं, ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, वो भी नहीं मिल रहे। ये क्या सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त? देखिए ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है, इसीलिए हमने एक किस्म का हंगामी ये प्रोग्राम किया है, क्योंकि पेशेंट्स जो हैं वो इस वक्त जहां बल्ब हैं अस्पतालों के अंदर, घरों के अंदर, क्योंकि अस्पताल में तो बेड्स ही फुल हो गए, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा हमारे पास कोई बेड नहीं है। तो आप ये देखिए कि ना सिर्फ इनकी शॉर्टेज है बल्कि कई चीजें ब्लैक में मिल रही हैं। जो पहली वेव थी कोरोना की उसमें भी हमें यही सिचुएशन हुई थी और उस वक्त मेरा ख्याल था कि शायद हुकूमत कोई ऐसा करेगी,
इंतजाम कि जब वो वेव सेटल डाउन हुई है तो हम उस चीज को स्टॉक कर लेंगे या कम से कम अवाम को अवेलेबिलिटी उसकी कर देंगे। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जैसे जैसे सिचुएशन गंभीर हो रही है, इवन प्लाज्मा मिलना मुश्किल हो गया है। इवन आप ये जो आम डेकाड्रॉन का स्टीरॉइड का इंजेक्शन है जो कि आपको पता नहीं 15, 17 के 18 रुपए में मिलता है, वो मिलना बंद हो गया है। एजोमैक्स एक यूज हो रही है एंटीबायोटिक, वो बंद हो गई। आप तो अभी सिर्फ क्लेक्सिन की बात कर रहे हैं, मेजर और माइनर सब चीजें मार्केट से ऑफ होती जा रही हैं। और इसको कंट्रोल, मैं जो समझता हूँ इसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी जो है हुकूमत पर है, इसके ड्रैग पर है, बाकी तमाम सूबाई महकमा सेहत में। इसकी ये सब ये किसने कंट्रोल करना है इन सब चीजों को कि सप्लाई बहाल रहे। अब देखें, मैं तो अभी एक इंजेक्शन की बात कर रहा था, आपने 15-17 रुपए वाला एक दवा वो भी मिलनी बंद हो जाए तो फिर किसके पास जाएं? क्या रजू भाई, ऐसा ही है कि एजोमैक्स की बात की जिस तरह डॉक्टर साहब ने, तो जो भी थोड़ा सा मेडिसिन का हम नाम लेते हैं कि ये बहुत इफेक्टिव है तो वो मार्केट से गायब हो जाती है, या तो उसका स्टॉक जो है वो छुपा लिया जाता है लोगों को महंगा करने के लिए। तो इस तरह एक माफिया बूढ़ा मौजूद है, और लेकिन जिम्मेदारी की नहीं की है, ये ड्रग इंस्पेक्टर्स की है। वो इसको जिम्मेदार हैं कि वो इसकी अवेलेबिलिटी को चेक करें और जाकर देखें। दूसरी ये है कि जैसा आपने कहा कि एक्टेमरा और बाकी जो इंजेक्शन है उसका प्रोसीजर इतना मुश्किल कर दिया गया है कि आम शख्स को पता ही नहीं है कि कहाँ से मिलना है। ROCH रोच इनकी कोई कंपनी है, वहाँ से जो है उनके साथ रब्ता करके वो एक लंबा प्रोसीजर है, फिर वो वहाँ पे अस्पताल में जाते हैं, उतने दिन में शायद मरीज बचे ही ना, 4 से 5 दिन का प्रोसीजर होता है, फिर देना इन्होंने है। वो कहते हैं हमने तो इसको ब्लैक से बचाने के लिए, इन द मीनवाइल ब्लैक में भी बिक रहा है, फिर भी बिक रहा है, तो इनका कंट्रोल ही नहीं है इस वक्त सिचुएशन पे। अस्पतालों में अगर बात करें, डॉक्टर साहब यही बता रहे थे, डॉक्टर नासिर बता रहे थे कि खुद जो है आप तमाम बड़े हॉस्पिटल्स जिना सर्विसेज में हो, उनके फायर क्या सूरत हाल थी वहां? देखें, इंजेक्शन क्लेक्सिन और डेक्सामेथासोन मेरे फादर इन लॉ अभी सफर किया उन्होंने, और 2 दिन की बात है, मैं खुद पूरे लाहौर को छाना है, मैंने पूरे लाहौर को छाना है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक वेल कनेक्टेड और प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं, मेरे कॉन्टैक्ट्स भी हैं, फार्मास्यूटिकल में इंडस्ट्री में भी हैं, डॉक्टर्स में भी हैं, फार्मेसीज में भी हैं, बट कहीं से इंजेक्शन का एक क्लेक्सिन नहीं मिला। डेक्सामेथासोन लाइफ सेविंग ड्रग है और बहुत जगहों में लाइफ सेविंग ड्रग है, ठीक है। मुझे अपनी क्वांटिटी, मुझे 10 या 12 इंजेक्शन चाहिए थे टोटल, क्योंकि 3 लगते हैं, सुबह को 3 शाम को, तो मुझे कम से कम कोई 9 फार्मेसी से कलेक्ट करने पड़े, ठीक है। और फिर मैंने वहां पे जो स्टोरीज सुनी लोगों की, हॉरर स्टोरीज, और ये डॉक्टर नासिर बशीर कर रहे हैं, जो कि लाहौर में वेल नोन है, खुद डॉक्टर है, प्रैक्टिसिंग है, जिनका फार्मास्यूटिकल कंपनी से लेकर जितने भी मतलब फार्मेसीज हर जगह राब्ते मौजूद है। हम ये वो शख्स कह रहे हैं। और एक आम आदमी अगर निकलेगा लेने के लिए तो उसकी क्या सूरत हाल होगी, जिसने सिर्फ मेडिकल स्टोर पे जाना है या जहां पे उसको गाइड किया जाएगा वहां पर जाना। और वहां पे मेडिकल स्टोर में सर्विसेज के सामने गया तो उस्मान ब्रदर्स हैं और बहुत सारे बड़े फजलदीन हैं, वो हैं, तो वहां पे जो स्टाफ बेचारा है उनका, वो तो सेल्स स्टाफ है, तो वो मजबूर स्टोरी जैसा मजबूर होके बंदा कहते हैं जी लोग रोल रहे हैं, JLM से लोग लेने आए हुए हैं, उनके वेंटिलेटर पे पेशेंट है, वहां से ट्रैवल करके आए हैं, इंजेक्शन लेने, सिर्फ नहीं मिला, 2-2 दिन यहाँ स्टे किया। JLM से लोग लाहौर आए, लाहौर में मिल जाएगा, हम लाहौर जाके लेते हैं, और बड़ा नाम है फजलुद्दीन, चले उधर चले जाते हैं, स्टाफ तो बेचारा नहीं मिल रहा। ये क्या फरजीन, इसको डिस्क्राइब किस तरह करें, ये किस जगह क्या कमी है, क्या कोताही है? देखिए, एक तो ये बात है कि जैसे कि अभी बता रहे थे मियां साहब के लोगों ने प्रॉब्ली कोई ऐसा माफिया चल रहा है जिसने लेके स्टॉक कर लिया है, और फिर उसके बाद क्योंकि आ तो रही, अब एक्टेमरा मिल रही है, लेकिन मिल रही ब्लैक में है, ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है, मिल रहा है, हाँ जी, 3 लाख रुपए का, लेकिन जो उसका असल प्रोसीजर है वो तो पता ही किसी को नहीं जी। ये जो बनाया है गवर्नमेंट ने, महकमा सेहत ने, कि जी आपने उस फर्म को अप्लाई करना है, उनका नाम आएगा, वो तो किसी बंदे को नहीं पता, सर किसी आम बात पता ही नहीं है वो कैसे है, तो ये सारा मुश्किल कर दिया गया, तरीकाकार मुश्किल कर दिया गया, आम आदमी के लिए मिलना जो है वो नामुमकिन हो गया, और उसके बाद ब्लैक में जो है नजम, ये बहुत बड़ा जुल्म है, इतना बड़ा जुल्म हो रहा है कि अभी डॉक्टर नासिर ने पिछले दिनों अपने सोशल मीडिया पे एक डॉक्टर की शेयर की पोस्ट, जिसमें था कि उन्होंने अपने फादर के लिए, जिनकी सैचुरेशन फॉल कर रही थी, उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लिए। तो आपको पूरी कहानी डॉक्टर नासिर भी सुनाते हैं, आप वो सुनेंगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोसाइटी डिटेक्शन देखें कि वो डॉक्टर, उसने सैचुरेशन उसके फादर की 70 पे और कंटिन्यूस 10 लीटर 15 लीटर ऑक्सीजन लगनी थी, वो सिलेंडर पे लगाएं तो ऑक्सीजन सैचुरेशन ऊपर नहीं जा रही उनकी, वो परेशान, ठीक है। उन्होंने सिलेंडर चेंज किया, दोबारा लिया सप्लाई, लेकिन सप्लाई एक ही है, ऑक्सीजन तो पीछे से आ रही है ना, एक ही जगह से आ रही है या 2 जगह से आ रही है। अल्टीमेटली वो क्योंकि डॉक्टर था, किस्मत में
रिकवरी या शिफा लिखी थी, उसको ख्याल आया तो फिलिप्स का कॉन्सेंट्रेटर होता है जो ऑक्सीजन, आपकी एनवायरमेंट से एक मशीन है, सिलेंडर की जरूरत नहीं होती, वो 5 लीटर तक बना देता है। तो वो मशीन आती है, वो आप लगा लें तो सिलेंडर की जरूरत नहीं है, वो कंटिन्यूस चल सकती है। उन्होंने वो खरीद लिया, वो खरीद के लगाया 10 लीटर पे, जो सैचुरेशन 5 से 10 पॉइंट नहीं बढ़ती थी, वो 5 लीटर के ऊपर 95 हो गई। जिसका क्या मतलब, इसका मतलब क्या? ऑक्सीजन नहीं है सिलेंडर में, सिलेंडर में हवा है या मिक्स्ड है, या उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की बहुत कम है। ये बात आप गौर करें जरा। यानी कि हम जो सोसाइटी के लिए रोते थे, कहते थे कि हमें दूध खालिस नहीं मिलता, हमें फला चीज खालिस नहीं मिलती, आपको अब ऑक्सीजन भी खालिस नहीं मिल रही, और उन लोगों की नहीं मिल रही जो जांबालब हैं, जो मर रहे हैं, जो, तो ये तो एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल। हम बार बार इस चीज की निशानदेही करते हैं कि सरकार जो है उसको इन तमाम चीजों पे, लेकिन अगर मेरे साहब, अगर एक तरफ सरकार इतनी ज्यादा एक्टिव हो के एनसीओसी की बुनियाद पे एक ऐसा इदारा बना दिया गया हो जो सूरत हाल को रोजाना मॉनिटर करता हो, उसके ऊपर असद उमर जैसा एक बाअसर शख्स जो है और वज़ीर आज़म का करीबी शख्स बैठा हुआ हो, और उसके बावजूद नीचे ये सूरत हाल बन रही हो, तो हम किससे कहेंगे कि कौन सूरत हाल को मॉनिटर करे? करीबी शख्स क्या करेगा जब इनके पास वसाइल नहीं है? आज 4 दिन हो चुके हैं, हमारा यहाँ पे एनएलई उसकी सिस्टर है, आईसीयू में बेड नहीं मिला सर्विसेज अस्पताल में, और सैचुरेशन 25 पे आ गई है। मुझे बताया कि कैसे वो सैचुरेशन 25 पर आ गई और बेड नहीं मिला। 4 दिन मैंने कोशिश की है, 4 दिन हो चुके हैं, नहीं मिला आईसीयू में बेड। ये इस वक्त हमारा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। ये हम कहते हैं ना हो जाएगा, नहीं हो चुका है इस वक्त। और ये जो गवर्नमेंट के हैंडओवर सारा दिन आते हैं, ये समझते कि वो पहली और दूसरी वेव ही ऐसे ही हम आंखें बंद कर लेंगे और ये टाइम गुजर जाएगा। खुदारा इस तरह नहीं होगा, लोगों के जाने जाया हो रही है, मौत हो रही है और डाटा को छुपाया जा रहा है, बहुत ज्यादा छुपाया जा रहा है। इन्होंने क्रेडिट तो लिया फर्स्ट और सेकंड वेव का, थर्ड का भाई बताएं अब क्या करना है। आपने कल हैंडआउट जारी किया कि कोरोना के जो वैक्सीनेशन की जाएगी 51 से ऊपर, आज सिस्टम कोलैप्स हुआ है, एक्सपो में लोग गए हैं, जलील हो गए, वहां पर बिजली भी बंद है जनाब, किसी को अभी तक लगाने शुरू नहीं की। 1.5 माह से हैंडआउट जारी किया है जी, आप इनरोलमेंट कराएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं, ये नंबर है, ये हेल्पलाइन है। वो खुदारा शुरू कब करनी है? हैंडआउट चला के आप अपना क्रेडिट तो नहीं ले लेते, स्टिकर चलते हैं आपके। रियलिटी क्या है? रियलिटी तो ये है, अस्पतालों का सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, कोई बेड नहीं है वहां पे। एक अस्पताल दूसरे अस्पताल को भेजता है, दूसरा पहले को भेजता है, तो किधर जाए सर? अच्छा, और ये मरीज जहां बल्ब है, बाय द वे, ये जहां बल्ब है जिसको ले लेके फिर रहे नजम, हम आपके प्रोग्राम से के तवस्सुत से, आपके प्लेटफॉर्म से, आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत देखा जाता है और आपको आपकी माशाल्लाह हर चीज को माना जाता है। तो आई थिंक कि हम तीनों जहां पे जो बैठे हैं और बहुत सारे लोग हमारे पीछे, हम डिमांड, रिक्वेस्ट, जो मर्जी आप इसको नाम ले लें, हम चाहते हैं कि ये तमाम दवाइयां जो सरकार है वो किसी अपना डेपो बनाए या जो एरिया बनाए जहां पे ये मिले सबको। इस तरह नहीं, इस तरह हम मौत के मुंह में नहीं धकेल सकते और डॉक्टर्स को नहीं रख सकते फर्स्ट लाइन में। फजील साहब, मैं इस पे मजीद थोड़ी सी बात करूंगा ना, मुझे आज ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आता हूं तो यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम ड्यूरिंग। नाज़रीन, बात कर रहे हैं कोरोना के मरीजों के हवाले से और उनको जिस सूरत हाल का सामना है, मरीजों को तो जिस सूरत हाल का सामना है, उनके लवाकिन, उनकी ज़िंदगियां बचाने के लिए जगह जगह मारे फिरते हैं, जाते हैं, आते हैं। पता नहीं अगर कोई जेलम से लाहौर आता है कि उसने इंजेक्शन लेना है और यहाँ भी आकर उसको पता चलता है कि इंजेक्शन दस्तयाब नहीं है, तो फिर वो कहाँ पर जाएगा? बड़ी एक बहुत सी सूरत हाल है। लेकिन अगर फरजीन हम इसको इस तरह देखें कि अगर क्लैक्सिन जो है, या डॉक्टर साहब आप भी इसमें रहनुमाई कीजिएगा, नवीद साहब भी हैं, कि क्लैक्सिन है वो दस्तयाब नहीं है, चले नहीं इस वक्त नहीं दस्तयाब, शॉर्ट हो जाती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल भी किसी वक्त ख़त्म हो जाता है। तो इस अब तो सरकार ये कहती है कि जेनरिक नेम्स के साथ आए, चले वो आहिस्ता आहिस्ता आएगा। अब इसका कोई मुतबादल होगा। मैंने उस हर स्टोर पे कहा, मैंने कहा कोई जेनेरिक है, कहता है इसका जेनेरिक नहीं है। गवर्नमेंट को इमीडिएटली जेनेरिक इमरजेंसी बनाने देने, सारे फार्मास्यूटिकल को बाउंड करें कि वो जेनेरिक बनाए। वो जेनेरिक से तो अभी ऑर्डर कर दिया, रजिस्ट्रेशन को ऑर्डर कर रहे हैं कि जेनेरिक लिखो, और जेनेरिक है ही नहीं। आधी मेडिसिन की जेनेरिक नहीं है, आधी मेडिसिन की जेनेरिक है ही नहीं, रजिस्ट्रेशन हुई है, क्योंकि पेटेंट है उनको अलाउ नहीं कर रहे दूसरों को बनाना। और वो जो नवीद साहब ये बात फिर से बताए रजिस्ट्रेशन वाली, देखिए जेनेरिक के नाम से अभी तक ड्रैप ने किया ही नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन ही नहीं के नाम से है, तो कैसे जेनेरिक कोई मेडिकल स्टोर वाला दे देगा? नोटिफिकेशन तो मैंने कर दिया है। देखिए उसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं। पहले आप उन फार्मास्यूटिकल कंपनियों को जिनको आपने रजिस्टर्ड पहले किया हुआ है, पहले वो तो ठीक करें डाटा अपना। तो ये कोई यहाँ पर कोई बस दिल करते जाए, कैसे ये होगा? जेनेरिक, मैंने उसे कहा कि जेनेरिक भी शॉर्ट है, कहते हैं जी इसका जेनेरिक बना ही नहीं कभी।
जेनेरिक बना ही नहीं, क्लेक्सन का जेनेरिक नहीं है पाकिस्तान में। अब आपको यही इंजेक्शन मिलेगा, क्लेक्सन ही लेने। हाँ। तो इसी से ही आपका जो मरीज है, और ये मैं ये देख रहा था जब मैं इस इंजेक्शन के बारे में पढ़ रहा था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए, और खासतौर पे अभी कोरोना के अलावा भी स्ट्रोक पेशेंट बड़ा उसमें जो है वाइटल लाइफ सेविंग ड्रग्स है ना जी, ये वाइटल लाइफ, ना सिर्फ कोरोना के पेशेंट्स बल्कि और भी जो बेचारे मरीज इस वक्त जिनको रिक्वायरमेंट, उनकी तो भी हम बात ही नहीं कर रहे नजम साहब। अभी तो हम इनकी बात कर रहे हैं। नहीं, एक जिसको जरूरत पड़ गई, जिसके ब्लड में क्लॉट्स बनने शुरू हो गए, तो वो चाहे वो कोरोना का पेशेंट है, चाहे वो कोई प्रेग्नेंट खातून है, चाहे वो स्ट्रोक का पेशेंट, जिस चीज का भी है, उसकी जिंदगी तो दांव पे लग गई ना, वो तो चला गया। अच्छा, एक और मुझे यहाँ पर बताया जा रहा था, मैं चूंकि बात कर रहा था यंग नर्सेज एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी, उनसे भी बात कर रहा था, उन्होंने मुझे क्लेक्सिन का इससे पहले बताया था कि, लेकिन मुझे उस वक्त रेमडेसिविर पे मैं ज्यादा बात कर रहा था। अब इसकी बात भी फिर मुझे एक और डॉक्टर साहब पता चला, नवीद साहब पता चला कि जो पीसीआर टेस्ट हैं उनके प्राइसेस जो है वो बहुत फर्क पड़ गए हैं, बहुत ज्यादा हो गए हैं। पीसीआर टेस्ट हाई क्वालिटी लैब 2,500-3 हजार में भी कर रही है, और एक लैब 3,500-7,500 में कर रही है, 6,000 में। आप क्यों नहीं उसको स्टैंडर्डाइज करते? जिस तरह डेंगू के टाइम पे 90 रुपए का इस वक्त इमरजेंसी पेंडेमिक सिचुएशन है, आप कहें 3,000 रुपए से ज्यादा, 2,500 रुपए से ज्यादा पीसीआर टेस्ट कोई नहीं कर सकता। पैन पाकिस्तान इमीडिएट रूल बनना चाहिए, एनसीयूसी पे आपका टैक्स में नहीं जा रही है, मेरी टैक्स में नहीं जा रही है, आप क्यों डिसीजन नहीं लेते कि 2,500 का टैक्स? बिल्कुल क्यों नहीं लेते? नजम साहब, मैं भी एक खबर देता हूँ, मैं थोड़ा सा, आप मुझे नहीं कहेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, आपने मुझे कहना भी नहीं। एक ऐसी लैब है जी जिनके पास किट्स नहीं थी और उन्होंने रैंडम टेस्ट किए, लोग ना करे, क्या ऐसा पॉसिबल है? किट्स नहीं थी और रैंडम टेस्ट किए उन्होंने, इतना पैसा कमाया जी कोविड में। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हुआ जी, तुक्के पे। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, एक नहीं, क्या फाल निकाल दी उन्होंने? वो दूसरी किट नहीं आई, नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से रिजल्ट दिया है। वो ये कह रहे हैं कोई किट अपनी मर्जी से रिजल्ट दिया भाई, उन्होंने नहीं, कोरोना में पैसा कमाया, उन्होंने अपनी मर्जी से रिजल्ट दिया है। अब कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनको पूछने वाला नहीं। और सरकारी की अगर मैं नासिर साहब आपको बात बताऊं, इस वक्त 20,000, मैंने खबर दी है, 20,000 सैंपल पड़े हुए इनके पास जो टेस्ट नहीं हो रहे। मैं बताता हूं, कितने दिनों से पड़े हुए? मुझे खुद कोरोना हुआ, मेरे घर में एक्सपोजर हुआ, मैं एसिम्प्टोमेटिक रहा, मैंने पूरे घर का हेल्पलाइन 1033 जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल की, टीम आई, इमीडिएट आई। आज 1 महीना हो गया, मुझे रिपोर्ट नहीं मिली मेरे घर में मेरे सर्वेंट्स की, आज तक रिपोर्ट नहीं आई। 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, रिपोर्ट अभी भी नहीं बता रहे हैं। 20,000 तो वैसे कहते हैं वो पड़े हुए, जो भी चले जाते हैं टेस्ट, उसका मतलब वो गुम हो जाते हैं, सैंपल ही गुम हो जाते हैं जो टाउन से लिए जाते हैं। जितने भी टाउन है लाहौर के 10 टाउन जोन जो है, वो जो सैंपल जाते हैं, 20,000 स्टॉक पड़ा हुआ है इनके पास, नहीं कर सके ये। नजम साहब, आपकी नजर, आपकी माशाल्लाह हर चीज पे बड़ी नजर है, आप इतने अरसे से प्रोग्राम कर रहे हैं, माशाल्लाह यू लीडिंग होल थिंग। आपका क्या ख्याल है कि क्या ये सब कुछ जो है ये हम मर्डर सिचुएशन में नहीं डालेंगे? उसके अलावा कुछ इसकी वजाहत नजर ही नहीं आती कुछ। ये हम जानबूझ के कत्ल कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं लोगों को। और सीरियसली रेमडेसिविर अगर मिल रहा है, रेमडेसिविर इस वक्त 2,500 रुपए की है कंट्रोल प्राइस, 3,500 में भी है, 5,500 का बेच रहे हैं। 5,500 का मुझे डॉक्टर्स ने बताया, मैंने यहाँ पर डॉक्टर साहब आए, मैं लेके आया हूँ 2,500। नहीं, आपको तो मिल गया ना डॉक्टर साहब, आपको मिल गया 2,500 में, आपको मिल जाएगा, लेकिन आम आदमी को वो 2,500 में नहीं मिल रहा। मुझे प्रोफेसर साहब यहाँ पर आए, उन्होंने मुझे बताया कि इस वक्त कोई, वो कह रहे थे 5,500 से 6,500 में ये इस वक्त अवेलेबल हो रहा है, और सरकार ने उसकी खरीदारी बंद कर दी हुई है। और अभी तक वजाहत नहीं दी, अभी तक कोई वजाहत नहीं दी, हमने बार बार इस पे बात की, एडवाइजरी ग्रुप उन्होंने की वजाहत, कोई नहीं, कोई चीज सामने। तो असल में इशू ये है कि यास्मीन राशिद साहिबा हमारी, मेरे लिए बड़ी मोहतरम बड़ी बहनों की तरह पहले मेरे प्रोग्रामों में आया भी करती थी, लेकिन अब वो किसी सवाल का जवाब देने की जहमत नहीं करती। इशू ये बन गया है कि हम किसका दरवाजा खटखटाएं। बिल्कुल। और फिर सबसे बेसिक स्टेप ये है कि डेंगू में सीबीसी वाज द क्रिटिकल टेस्ट। 90 रुपए पे प्राइस फिक्स हुई अक्रॉस द बोर्ड, 2,500 रुपए फिक्स होना चाहिए पीसीआर पूरे पाकिस्तान में। प्राइवेट गवर्नमेंट 2,500 रुपए से ज्यादा टेस्ट नहीं होना चाहिए, कॉस्ट ही नहीं करता इससे ज्यादा का। और 100 रुपए की किट आती होगी, फिर भी 100% प्रॉफिट है। और डॉक्टर नासिर, उसमें भी नेगेटिव गलत और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बहुत ज्यादा उसमें 50% पाकिस्तान में 50% फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव है। तो क्या करना है? 33% का था पहले रेशो, 50% है। मैं अभी आपको स्टोरी बताता हूं, मेरा अपना मैनेजर है, उसकी वाइफ का आज सी सेक्शन होना था, रात उसने टेस्ट कराया कोविड का, क्योंकि वो ऑपरेट नहीं कर रही थी डॉक्टर, उसने टेस्ट कराया, पॉजिटिव आया, शौकत खानम से पॉजिटिव आया, मैंने उसका चुगताई पे जाके दो, वहां से नेगेटिव आया, मैंने अपनी एक और लैब है उससे कराया, वहां से भी नेगेटिव आया, उसका ऑपरेशन कैंसिल कर रहे थे उसके ऊपर पॉजिटिव पे, और वो और सी सेक्शन लास्ट मिनट बचत हुई है। बिल्कुल सही। हम क्या कर सकते हैं? देखें डॉक्टर साहब, हम आवाज उठा सकते हैं,
हम दरवाजा खटखटा सकते हैं, हम शोर मचा सकते हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, हम शोर मचा रहे हैं। डॉक्टर फरजीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर वक्त देने के लिए। हम शोर नहीं मचा रहे, हम प्रोटेस्ट करेंगे अगर कुछ ना हुआ। डॉक्टर नासिर बशीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मियां नवीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे प्रोग्राम के आखिर में कहना है कि यास्मीन राशिद साहब आप सूबाई वजीर सेहत हैं, आप डॉक्टर हैं, आप एक खातून हैं। हम बार बार हम आपको सख्त सवाल नहीं करना चाहते, हम आपको आपके बारे में आप तारीफ करवाना चाहती हैं कुछ चैनल्स पे जाके अपने पसंद के एंकर्स के, हम आपकी तारीफ भी करेंगे, लेकिन खुदा के लिए कुछ इकदाम कर दें, कुछ इकदाम कर दें। पीसीआर टेस्ट जो है पंजाब में, अगर पिछले दौर में डेंगी जो है शहबाज शरीफ के दौर में 90 रुपए के टेस्ट जो है उस पर अदालत में जो 2 इदारे गए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके बावजूद 90 रुपए पर फिक्स हो सकता है, तो ये 2500 रुपए में क्यों नहीं हो सकता? इस पर भी कमाया जा रहा है। अगर यहां पर बात की जाती है बजट की, यहां पर बात की जाती है पैसों की, आप रेमडेसिविर के क्यों नहीं खरीदते? आप क्लेक्सिन के हवाले से क्यों नहीं बात करते कि वो इस वक्त दस्तयाब नहीं है? लोग मर रहे हैं इस वक्त, लोग जांबलब हैं, कत्लगाह बन रही है इस वक्त, ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। डॉक्टर साहिबा, ये वक्त गुजर जाएगा और फिर याद किया जाएगा, फिर बात की जाएगी कि आपके दौर में आपकी कारकर्दगी क्या थी। एमटीआई अपनी जगह पे है, अस्पतालों की निजकारी अपनी जगह पे है, लेकिन यहां पर जो सूरत हाल बनी हुई है अद्वियात के हवाले से, मेरे दोस्त आज भी मुझे बताते हैं कि वो सर्विसेज चले जाएं, जिना चले जाएं, ऑपरेशन थिएटर में जाएं, तो वहां पर उनको अपने ऑपरेशन के लिए जो टांके लगाने हैं, वो धागा और जो ग्लव्स डॉक्टर ने पहनने हैं वो तक खुद लाके देने पड़ते हैं। ये सूरत हाल बनी हुई है और आप नए पाकिस्तान की बात करते हैं, ये ऐसे नहीं चलेगा, आपको इसका नोटिस लेना होगा। अल्लाह हाफिज।